स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपका ये नया साल आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर के आए। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं फिर आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक एक इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करने वाले हैं। फिर हम कवर करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर। फिर हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हमारा इतना ही एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है। तो ह्यूमंस के अंदर हमें कौन सी रिप्रोडक्शन की टाइप मिलती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम वहां पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो पार्टनर्स होंगे, है ना? तो एक मेल और एक फीमेल। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर ह्यूमंस जो है वो हमें पता है वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। एक और चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। डू नॉट इन्वॉल्व मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस अब ये कौन सी टर्म है, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला था जिसमें लिखा था कि बटरफ्लाई कॉट बाय पुलिस मैन। तो वहां पर आप देखना कि ये क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी क्लियर कर रही हूँ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्वल स्टेज में भी रहे, फर्दर लार्वल स्टेज से वो एडल्ट स्टेज में कुछ डिफरेंट तरीके से रहे। हम में ह्यूमंस में तो कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। जब हम लार्वल स्टेज में नहीं जाते तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो बर्थ होता है और उसी की तरह हम रहते हैं। फिर उसमें हमारी बॉडी में ग्रेजुअली चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो हमें लार्वल स्टेज से एडल्ट तक जाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिख लो अगर याद रखना है आपने। तो हमें लार्वा से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम एडल्ट में चेंज होते हुए देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म वो मेटामॉर्फोसिस कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल आप बटरफ्लाई की ले सकते हो। जैसे पहले वो कैटरपिलर की फॉर्म में भी होता है, फिर एट द एंड वो एक प्रॉपर विंग्स वाला ऑर्गेनिज्म यानी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। हम में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो जब वर्ड आपको सिस्टम दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऑर्गन्स की बात हो रही है भाई, कलेक्टिवली कोई काम कर रहे हैं मिलके। तो अब इस सिस्टम के अंदर हमें कई सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं। वो ऑर्गन्स क्या हैं और कितने हैं, क्या इनके फंक्शन है, चलिए जल्दी से याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली ये कहाँ पर मौजूद रहता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी का जो पेल्विक रीजन है वहां पर ये मौजूद रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, अगर ये एक ये आपका जो नेवल पॉइंट है यहाँ से अगर बात करें तो ये जो पोर्शन है ये टांगे है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, पेल्विक रीजन है। यहाँ पर मौजूद रहेगा, यहाँ पर मौजूद रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर चाहे वो फीमेल का हो चाहे फिर वो मेल का हो, ठीक है। अब बात क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कर रहे हैं तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो अब हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिलहाल बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेस्टिस की। किसकी बात करने वाले हैं, टेस्टिस की। टेस्टिस का कितना नंबर रहता है, 2 पेयर में मौजूद रहती हैं टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस हर एक मेल के पास मौजूद रहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि बताएं व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, टेस्टिस। तो देखो फिर यहीं पर आप बना लो एक हेडिंग से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो उसके लिए आपको आंसर में क्या लिखना है, टेस्टिस। क्या लिखना है आपने, टेस्टिस। कितनी है भाई, नंबर में 2, ठीक है। तो पहले ये बात याद रखेंगे। देखो टेस्टिस के अंदर होता क्या है, यहां से स्पर्म्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स एंड हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है।
कौन से हार्मोन्स होंगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस। फिर दूसरा हमने बात करनी है, अब देखो स्पर्म्स की प्रोडक्शन एंड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कहाँ पर हो गई है, टेस्टिस के अंदर हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए कोई तो पाइपलाइन चाहिए होगी। अब वो पाइपलाइन कौन सी है, वो पाइपलाइन जो है वो है असेसरी डक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, हम असेसरी डक्ट्स की। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 6 डक्ट्स याद करनी है, टोटल 6। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मैं बोलूंगी यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। नंबर याद हो जाएंगे तो चीजें अल्टीमेटली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 असेसरी डक्ट्स हैं आपकी, तो ऐसे आप कोई भी डक्ट भूलोगे नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीट टेस्टिस की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई इसके बाद, अगर आप यही सीक्वेंस फॉलो करोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभार आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि जो स्पर्म की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, उसका सही ऑर्डर क्या है। तो अगर आप ये याद कर लोगे सीक्वेंस तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो देखो सबसे पहले रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस में से वासा एफरेंशिया, फिर यहां से जाएगा भाई एपिडिडाइमिस, फिर यहां से जाएगा, इधर लगा रही हूं मैं, फिर जाएगा वास डेफरेंस में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोल देते हैं। फिर वास डेफरेंस से कहां जाएगा, देखो कहां जाएगा वास डेफरेंस से, फिर वास डेफरेंस से जाएगा एजैकुलेटरी डक्ट में, एजैकुलेटरी डक्ट में, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। फिर एजैकुलेटरी डक्ट के बाद यहां से जाएगा ये किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, यही जो यूरेथ्रा है वो फिर यहाँ से जो स्पर्म्स हैं उनको डिलीवर करेगा कहाँ पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वजाइना में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये ऑर्डर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कहाँ से आएगा, पहले सबसे टेस्टिस में से, फिर रेटे टेस्टिस में, फिर वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डेफरेंस, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, देन फिर यूरेथ्रा, देन टू द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इतना हमने याद रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करें। तो अभी तक हमने टोटल क्या कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, हमने टेस्टिस की बात कर ली, हमने दूसरा एसेसरी डक्ट्स की बात कर ली। यहाँ तक अभी हमने 2 ही चीजें पढ़ी हैं। चलो इसको मैं ए बी सी लिखा देती हूँ, ये हमने ए पढ़ा, ये हमने बी पढ़ा। ठीक है, अभी बात करते हैं सी। सी मतलब थर्ड ऑर्गन क्या है, थर्ड है पीनस, जिसमें यूरेथ्रा मौजूद है। ठीक है, अब जो पीनस है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं सी कौन सा है, पीनस। ठीक है, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है असेसरी ग्लैंड्स। याद रखिए पहले हमने पढ़ा डक्ट्स, अब पढ़ेंगे ग्लैंड्स। जब भी कभी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हमारे दिमाग में आने चाहिए जो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस देंगे, जो कुछ ना कुछ क्या देंगे, सिक्रीशंस देंगे। तो भाई देखो अगर स्पर्म्स बनाए हैं तो वो भी तो जिंदा सेल्स हैं जिन्हें कुछ खाना है अपने सर्वाइवल के लिए। तो खाना कहाँ पर बनेगा, घूम तो बहुत लिए, बन भी गए, इधर उधर घूम लिया, अब थक जाएंगे, एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वहां से। पहले देखते हैं कि कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं। तो हमें याद करने हैं यहाँ से एसेसरी ग्लैंड्स। तो देखो कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं, टोटल हमें 3 ग्लैंड्स कवर करने हैं। तो 3 में भी हमें आगे 5 करने हैं। यहाँ पर पंजाबियों वाली बात 3-5 होने वाली है ਹੁਣ ਉਹ 3-5 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ने ज़्यादा हो जाती है फिर ਅਸੀਂ औखे हो जाते हैं। चलो खैर ये 3-5 कैसे हुआ, देखो एसेसरी ग्लैंड्स में हमें 5 ग्लैंड देखने हैं, वो नंबर है। देखो वैसे तो टाइप 3 है बट फर्दर उनका नंबर वेरी करता है।
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेमिनल वेसिकल की। किसकी? सेमिनल वेसिकल्स की। तो ये टोटल है 2। अभी आपको डायग्राम में सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो कितनी है? 2। फर्दर जो हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं वो भी कितने हैं? 2। फिर एक ग्लैंड और आता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जिसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं। तो ये कितना है? ये सिर्फ एक ही है। ये क्या है? ये सिर्फ एक ही है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक है। अब देखो हो गए ना ये 5 हो गई। फिर 3 5 3 एंड 5 का मतलब समझ में आ गया। देखो टाइप्स 3 ही है। टाइप्स 3 ही है। सेमिनल वेसिकल एक, दूसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर में इनका नंबर याद रखना है। सेमिनल वेसिकल्स 2 हैं, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो आपके पास 2 हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है। तो ये क्या है? ये है एक्सेसरी ग्लैंड जिनमें से स्पर्म की न्यूट्रिशन के लिए कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। फर्दर इनको बताती हूँ, जब इनकी लोकेशन दिखाऊंगी मैं आपको तब मैं इनका फंक्शन आपको बताऊंगी। अभी के लिए इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट करो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो फिर बढ़ते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर की तरफ। देखो सबसे पहले जो ये रीजन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये वाला रीजन है, ये क्या है? ये पेल्विक रीजन ही है, जिसमें ये है क्या? पीनस। ये क्या है? पीनस, ठीक है। ये है पीनस, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोल रहे थे हम इसको? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने बताया था कि एक पाइप या एक डक्ट रहती है जो स्पर्म को बॉडी में से बाहर रिलीज करने में हेल्प करती है। उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे यूरेथ्रा। उसको हम क्या बोल रहे थे? यूरेथ्रा। अब उसके आगे हमारे पास यहाँ पर जो है ये वाला एक, ठीक है, और ये वाला। देखो ये 2 क्या है? ये 2 है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। अब टेस्टिस के बाद मैंने आपको बताया था कि देखो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वहां से वो मूव करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो वो घूमते कहाँ कहाँ पर हैं? रीड टेस्टिस में घूमते हैं, फिर वो वास एफ्रेंशिया में जाते हैं, फिर वो एपिडिडाइमिस में जाते हैं, फिर वो वास डेफरेंस में जाते हैं, फिर वो कहाँ पर जाते थे? फिर वो जाते थे एजैकुलेटरी डक्ट में, फिर वो जाते थे यूरेथ्रा में, फिर वहां से बाहर आजाद, ठीक है। तो अब यहाँ से वही चीजें हमने रिकॉल करनी है, वही सीक्वेंस फॉलो करना है, इजीली ये कवर होने वाला है। तो जल्दी से देखो यहाँ पर, देखो एक का स्ट्रक्चर पढ़ा देती हूँ यहाँ पर, फिर दूसरे का भी सेम ही है, ठीक है। टेस्टिस नंबर में कितनी है? 2। अब इस टेस्टिस के अंदर जो ही आपको कंपार्टमेंट से नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये अराउंड 250 मौजूद रहती हैं एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब फर्दर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 जो है वो क्या रहती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। क्या रहती है यहाँ पर? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में दिखा रखी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से जो वो क्या है? वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर लिख देती हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कहां पर मौजूद है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। अब यहां से जो ये आपको यहाँ पर नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है रीड टेस्टिस। ये क्या है भाई? रीड टेस्टिस, ठीक है। जो ये मैंने बनाया ये क्या है? रीड टेस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे चल करके किसमें? जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क सा, देखो ये वाला नेटवर्क, वेट अ सेकेंड, जो ये नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। ये क्या है? ये है
वासा एफ्रेंशिया। ये क्या है? ये है वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। तो उसके बाद जो आगे की तरफ ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये है एपिडाइडिमस। ये क्या है? एपिडाइडिमस। उसके बाद देखो यहां से ये ट्यूब आगे कंटिन्यू कर रही है। देखो जो ये ट्यूब है ना, ये वाली ट्यूब ये आगे आगे कंटिन्यू कर रही है, देखो, है ना। तो जो ये ट्यूब है बच्चों, ये यहाँ पर भी ऐसे कनेक्टेड होनी चाहिए थी। तो जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को अब यहाँ से एपिडिडाइमस के आगे इस एरिया से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं फिर? वास डेफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वास डेफरेंस। फिर वास डेफरेंस के बाद देखो बच्चों, मैंने सीक्वेंस बताई थी, 1 2 3 लिख रही हूँ, उसके आगे आगे देखते जाना। देखो सीक्वेंस देखो, सबसे पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। किसके अंदर? टेस्टिस के कंपार्टमेंट जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर बनेंगे स्पर्म। तो यहाँ से बनने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे रीट टेस्टिस में, फिर जाएंगे वास एफ्रेंशिया में, ठीक है, फिर जाएंगे एपिडिडाइमस में, फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे वास डेफरन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। इसमें स्पर्म मूव कर रहा है। यहाँ पर देखो ये एक और भी है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? ये है एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर मैंने लेबल भी किया है एजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर इसको मिलाकर हमारे पास 6 हो गए हैं। तो ये 6 टोटल हमारे पास क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी डक्ट में से मूवमेंट जो स्पर्म की हुई, उस स्पर्म ने फर्दर क्या लेना है? उस न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन के लिए कुछ मटेरियल गेन करना है। वो उसे कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा उसको एक्सेसरी ग्लैंड्स में से, जो हमने 5 पढ़े थे। वो कौन से हैं? देखो, जो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर में ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो ये ग्लैंड्स है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ये है सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो फर्दर जो आपको ये पाइप दिखाई दे रही थी, ये पाइप, ये क्या है? ये तो यूरेटस है। ये क्या है? यूरेटस है। जो ये आपको ग्रेइश कलर में पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, अभी ये वाला सिस्टम सारा, ये है ब्लैडर, मतलब ये है यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करेगा। इसके अंदर क्या होगा? यूरिन मौजूद होगा, है ना। इसके अंदर किडनी में से यूरिन फॉर्म होके आया होगा, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर हुआ होगा। जो ये सेमिनल वेसिकल है, ये क्या करते हैं? ये सीमन प्रोड्यूस करते हैं। ये सीमन यहाँ से सीमन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब जो फिर फर्दर ये एक आपको रेड कलर में ग्लैंड दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, ये वाला जो रेड कलर में आपको ग्लैंड दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड में से क्या होगा? जो है ये भी सीमन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और ये स्पर्म्स की एजेकुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एजेकुलेशन में हेल्प करेगा। फर्दर जो आपको ये 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी ग्लैंड है? ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कौन से ग्लैंड्स हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे? जो पीनस है उसकी कॉइटिस के टाइम पर लुब्रिकेशन करेंगे, ठीक है। ये पीनस की लुब्रिकेशन के लिए काम करते हैं। कौन से ग्लैंड्स? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो टोटल कितने ग्लैंड्स पढ़े? 3। अब यहाँ पर हमने बात ही नहीं करी कि जो नरिशमेंट क्या है, वो कैसे होती है। देखो ये तीनों ही ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सीमन फॉर्म करते हैं। अब वो जो सीमन है उसके अंदर फ्रक्टोज भी होता है, उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, उसके अंदर शुगर्स भी मौजूद होते हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो शुगर्स है या फिर फ्रक्टोज है या कैल्शियम है, इन सभी से जो स्पर्म है उसको क्या मिलती है? एनर्जी, मतलब इससे वो अपनी नरिशमेंट लेता है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। एक बात यहाँ से देखो आप, जो ये टेस्टिस हैं, देखो इनके अराउंड ये आपको एक रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये क्या है? ये है स्क्रोटम। ये क्या है? स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या है बेसिकली? देखो स्क्रोटम जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो मौजूद रहती हैं। इनका जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल रीजन के बाहर रहता है। मतलब देखो जो टेस्टिस होती हैं उनको
स्क्रोटम के अंदर ही क्यों रखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो स्पर्म्स हैं उनको बॉडी के ओवरऑल टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए ये बॉडी से आउटसाइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस इसलिए मौजूद रहती हैं क्योंकि स्क्रोटम जो है वो बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर पाता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है। अब फिर जो ये एक्सटर्नल जेनिटली है, देखो शुरू हमने कैसे किया था, हमने देखा कि सबसे पहले जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ पर हुई, वो हुई टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर वो मूव करे किसमें, एसेसरी डक्ट्स में, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स में से उन्होंने अपनी जो नरिशमेंट थी वो रिसीव करी। फिर उसके बाद अब जो ये पाइपलाइन जा रही है ये वाली ठीक है, इसमें स्पर्म एंटर होता है, इसी के अंदर जो है यूरिनरी ब्लैडर में से जो है वो यूरिन भी एंटर होता है, इसके अंदर ही देखो ये यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन भी एंटर होता है। तो दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन टू रिलीज आउट ऑफ द बॉडी ऑफ मेल। तो ये बात आप याद रखोगे। तो जो ये पीनस का जो ये थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। ठीक है, तो फिर जो ये इसकी ओपनिंग है, ये जिसमें से यूरिन जो है वो बाहर निकलेगा, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो इतना आपने याद रखना है, इससे अलावा आपने कुछ याद नहीं रखना है। इधर आपको नंबर याद कर लेना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो करीबन 250 प्रेजेंट होती हैं पर टेस्टिस। और फिर आपने याद रखना है एक कंपार्टमेंट मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं जिनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो अभी हमें इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो जल्दी से इसका करें स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे। अब आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जो टेस्टिस के अंदर मौजूद रहती है। अगर आप टेस्टिस को ऐसे काटोगे तो आपको कुछ ऐसा टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ टेस्टिस का, और उसके अंदर ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसका हो गया, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यही करता धरता है टेस्टिस का, मतलब यही काम करती हैं स्पर्म्स को बनाने का, तो स्पर्म्स इनके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा ये किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका भाई, टेस्टिस का। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, टेस्टिस का। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ने हैं 2 तरह के सेल्स, एक होते हैं नर्व सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स हैं उनको नरिशमेंट चाहिए होती है, उनको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ खाना चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन से जो है जर्म सेल्स हैं और कौन से हैं जो नर्व सेल्स हैं। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ये सेल्स पहली लेयर के जो सेल्स हैं ये मैंने जो बनाए हैं ये सारे के सारे क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। अब इनमें होती है माइटोसिस और फर्दर वहां से सेल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहां से जो ये सेल्स बने हैं, देखो जो ये सेल्स बने हैं ये हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो ये सेल्स बने हैं ये हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फर्दर इनसे मायोसिस के बाद नए सेल्स बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। वो आगे हैं इनके। ठीक है, ये वाले जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनती हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बनते हैं यहाँ से? स्पर्मेटिड्स। जब स्पर्मेटिड्स आगे डेवलप हो जाएंगे तो वहां से बनेंगे पूंछ वाले सेल्स। अब जो वो पूंछ वाले सेल्स हैं वही हैं स्पर्मेटोजोन, मतलब स्पर्म्स जिनके पास मूव करने के लिए पूंछ रहती है। तो यहाँ पर जो सेंटर में मैंने सेल्स बना रखे हैं वो क्या है? जिनके पास पूंछ है वो है स्पर्म्स। वो क्या है? स्पर्म्स। अब यहाँ पर आपको कुछ पिरामिडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाले सेल्स आपको एक पिरामिडल शेप में कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये नर्स सेल्स हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे नर्स सेल्स हैं। मतलब ये हैं जो ग्रोइंग स्पर्मेटिड्स हैं, ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं। मतलब ये हैं आपके नर्स सेल्स। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर्टोली सेल्स या फिर इनको बोला जाता है नर्स सेल्स। ठीक है, तो देखो ये हैं सर्टोली सेल्स या फिर इनको क्या बोला जाता है? नर्स सेल्स। ठीक है, नर्स सेल्स। नर्सिंग तो कर रहे हैं, नरिशमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्पर्मेटिड्स ग्रो करें। जब भी आप कभी बुक में स्ट्रक्चर देखोगे तब आप देखोगे कि जो ग्रोइंग या डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स हैं वो जो सर्टोली सेल्स हैं उनके साथ अटैच होंगी। जितनी भी स्पर्मेटिड्स रहेंगी वो अभी अपनी डेवलपमेंट कर रही होती हैं, वो अपने डेवलपमेंटल फेज में होती हैं, तो उन्होंने नरिशमेंट करनी है। तो वो नरिशमेंट कहाँ से ले रही होंगी? सर्टोली सेल से। अब जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी और वो वहां से बाहर निकल जाएगी। पहले अपना चेहरा तो अच्छा बनाना है ना, किसी को अगर इम्प्रेस करना है तो पहले ये स्पर्म जो है अपनी शक्ल बनाने के लिए किस सर्टोली सेल वाले पार्लर में जाता है और ठीक करवा के आता है वहां से, फिर ये बन जाता है एक पूंछ वाला स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्पर्म। तो जो ये सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या थे? ये सारे थे आपके जर्म सेल्स। और फिर जो ये पिरामिडल शेप वाले स्ट्रक्चर देखे, ये क्या थे? सर्टोली सेल्स। अब अगर ये खाली जगह आपको दिखे, अब एक अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये भी और ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इनके बीच में जो ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये खाली एरिया स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, जो ये खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ आपको सेल्स दिखाई देते हैं। उन सेल्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है, जब वो वही खाली जगह में जा रहे हैं तो उनका नाम भी उसके जैसा ही होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाएंगे वो। अब यही जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको लेडिक सेल्स भी बोला जाता है और यही क्या है? ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन्स, जिसका बड़ा अच्छा खासा रोल है किसमें? रिप्रोडक्शन में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट में। यही जो एंड्रोजन्स हैं ये मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं, जैसे कि वॉइस का डीप होना या फिर बॉडी के ऊपर हेयर्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और फर्दर ये एंड्रोजन्स जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंड्रोजन्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्पर्म्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। ठीक है, तो वहां पर भी इनका अच्छा खासा रोल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ब्लड वेसल्स भी दिखाई देगी इसी स्पेस में, और यहाँ पर कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी हो सकते हैं। तो इतनी बात याद रखनी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये जो टीएस है, टेस्टिस का या फिर कहो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अभी हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले तो लोकेशन की बात करें तो ये भी पेल्विक रीजन में मौजूद रहेगा फीमेल के अंदर। अब इसमें भी अलग अलग हमने ऑर्गन्स पढ़ने हैं, जैसे हमने मेल के अंदर पढ़े थे। तो इसमें हमें सबसे पहले जो यहाँ पर ये रेड कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है ओवरीज। ठीक है, जैसे हमने मेल्स के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ा था, तो यहाँ पर फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? वो है ओवरीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी ओवरीज हैं? 2 ओवरीज मौजूद रहती हैं।
यहाँ पर क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं, मतलब जो फीमेल का गैमीट है वो बनता है। उधर मेल का गैमीट क्या था, स्पर्म, यहाँ पर क्या बनेंगे, एग। तो फीमेल गैमीट क्या है, एग, तो यहाँ पर एग्स बनते हैं। जैसे मेल्स के अंदर जो स्पर्म था वो घूमने के लिए जाता था, तो वैसे ही यहाँ से एग भी तो घूमने के लिए जाएगा, वो भी किसी ना किसी डक्ट में मूव करेगा। अब जो वो डक्ट है उसको हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। जिसमें जो मूव करेगा उसका वैसा ही नाम होगा। वैसे हमने उसको क्या बोला था, स्पर्म डक्ट या फिर वास एफरेंट। तो स्पर्म डक्ट से पता चल रहा था कि उसमें स्पर्म्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवम मूव करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। अब इस फैलोपियन ट्यूब के कुछ आगे फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ इसके रीजन्स हैं, वो क्या है, देखो सबसे पहले जो ओवरी के नजदीक है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। जो फिर आगे एक थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है जिसके अंदर ये एग जो है स्पर्म के साथ मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेगा, उसको बोलते हैं एम्प्यूला। उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। फिर उसके आगे एक नैरो पैसेज है, उसे हम बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं, इस्थेमस। तो ये इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट। फर्दर आगे आपको ये यूटेराइन फंडस दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं, वूम्ब, जिसको क्या बोलते हैं, वूम्ब, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो, जो ये अभी हमने फैलोपियन ट्यूब की बात करी, तो इसके यहाँ पर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही साइड देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, इनको बोलते हैं फिम्ब्राई, और ये ओवरी को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये ओवरीज हैं, जो ये पेल्विक रीजन के साथ अटैच रहती हैं लिगामेंट्स के थ्रू, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उसका ये एरिया है, उसकी 3 लेयर्स की हम बात करेंगे। वो कौन सी है, देखो जो ये सबसे अंदर वाली वेवी सी लेयर है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। यही वो लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। यही लेयर है जो हर मंथ एक फीमेल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये बॉडी में से हर मंथ शेड होती है, बाहर निकल जाती है टूट करके, इन अ फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। एक और बात याद रखो कि जो एंडोमेट्रियम है, सबसे ज्यादा साइक्लिक चेंजेस जो है इसमें ही आते हैं। मैंने अभी बताया ना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टाइम पर ब्लड वगैरह रिलीज करती है, टूट जाती है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये थिक होती रहती है ना। तो मतलब तब नहीं, पहले ही थिक होके रहती है, पूरा मंथ ही वेट करती है अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो। ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी है, ठीक है, ये बात याद रखें आप। जो ग्लैंडुलर होगा तो डेफिनेटली वो सेक्रेशंस देगा। अगर बात करें मायोमेट्रियम की, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जब एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद बच्चे की डिलीवरी होनी है, तो यहाँ पर होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। उसके बाद जो ये वाला रीजन है, या ये वाला पहले बताएं, इसको बोलते हैं सर्विक्स, और जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और इसके नीचे जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो जो सर्विकल कैनाल है, इसी को बोलते हैं बर्थ कैनाल, यहीं से बच्चे की जो है वो डिलीवरी होती है। और जो ये वाला पोर्शन है वेजाइना, इसके थ्रू पीनस के थ्रू स्पर्म्स की एंट्री होती है, तो वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स की एंट्री होती है। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमने देखा था कि फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हैं ओवरीज, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा कि जो ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, जिसके हमने ये फर्दर 3 पार्ट पढ़े थे, ये क्या है, ये है एसेसरी डक्ट। मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या है, एसेसरी डक्ट, ठीक है, जिसके अलग अलग आपने पार्ट्स पढ़े, ठीक है। फिर फर्दर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करनी है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ये, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें
तो इसमें जो ये इतना इतना यहाँ ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स पबिस। मॉन्स पिबिस। जो ये लार्ज साइज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं। फिर इनके अंदर लिप्स लाइक और छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर इनको बोलेंगे हम लैबिया माइनोरा, ठीक है। और जो ये मॉन्स पबिस है ना, ये कुशन जैसा है, कुशन और फैटी, वी कैन से फैटी इन नेचर है। इसके ऊपर इस सारे एरिया के ऊपर आपको ऐसे प्यूबिक हेयर्स भी दिखाई देंगे, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स भी दिखाई देंगे। लैबिया माइनोरा के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्लेटोरिस, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे मान लो, ऐसे एक स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा जिसको क्या बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है जो इसको हाफ कवर कर लेता है, ये जिसे क्या बोलते हैं हाइमन, जिसे क्या बोलते हैं हाइमन। कहीं कहीं पर ना इसको ऐसे माना जाता है कि ये क्या है, आपकी वर्जिनिटी का साइन है। मतलब अगर फीमेल ने कहीं पहले क्वाइटस किया है तो अगर फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पर ब्लड रिलीज नहीं हुआ तो दैट मीन्स यहाँ से पता चलेगा कि वो वर्जिन नहीं है, ठीक है। बट ये गलत नोशन है एक। हाइमन जो है वो किसी सडन एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है ब्रेक, मतलब अगर कोई फीमेल बहुत ज़ोर से कई बार गिर जाए तो भी, या फिर कोई जो एथलीट होती हैं उनके केस में भी ये एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्वाइटस होगा तो ये पहले क्वाइटस में टूट जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। तो ये हाइमन जो है वो एक बहुत एक पतली सी एक कवरिंग जो है वो वजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट रहती है, जो इसको हाफ कवर करती है, ठीक है। ये यूजुअली जो है वो क्वाइटस के टाइम पे टूट जाती है। अब इसके साथ दो और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे, कलर चेंज करते हैं, और यहाँ पर आपको दो और स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिनको बोलते हैं बार्थोलेंस ग्लैंड, ठीक है। ये छोटे छोटे से दो ग्लैंड भी आपने याद रखने हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, ऑफ फीमेल। तो अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं, कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कौन सी एसेसरी डक्ट्स हैं, कौन सा फीमेल गैमीट है, या फिर कैसा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, वो भी हमने देख लिया है। तो इसी के साथ हमारा आज का एजेंडा होता है ख़त्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके रेलेवेंट जितने भी नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।